नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सीरीज का लगा हुआ टॉपिक है। और मैंने कल जब आखिरी लेक्चर कराया था उसके बाद ये भारत का प्राकृतिक जो हमारा विभाजन प्रदेश है और उत्तर प्रदेश प्रदेश है और भी आगे चलते जाएंगे, तो मैं एक एक करके टॉपिक ले रहा हूं। मैं याद रखें कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक जो भी हो रहे हैं, ये एकमात्र ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, कंपलसरी है और आपके एग्जाम में आना इनका तय है लगभग। और मैं चाहूं तो आपको बहुत सारी भारी भरकम चीजें पढ़ा सकता हूं, लेकिन एक यकीन भी एक चीज होती है। अगर आप मेरे लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें और उसको करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बार बार बोलता हूं, तो आप समझे कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ा देना ही या बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन कर देना ही एजुकेशन या तैयारी नहीं कहलाती, बल्कि गागर में सागर भरना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। और मैं चाहता हूं कि ये काम मैं अगर कर रहा हूं तो आप इसका पूरी तरह से बेनिफिट उठाएं। और मेरी क्लास करने के लिए सबसे पहले एटलस जरूर निकाल के देखिए, क्योंकि एटलस जब तक आपके पास नहीं होगा तो ज्योग्राफी पढ़ाने कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इतना कर रहा हूं तो आपका भी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको करें। अब मैं चल रहा हूं जो सबसे पहले भारत के प्राकृतिक प्रदेश में। भारत के प्राकृतिक प्रदेश को जानने के पहले कुछ चीजें मैं थ्योरी बताता हूं आपको। थ्योरी में सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं पूरा चुंबकत्व। पूरा चुंबकत्व का मतलब क्या है? होता यह है कि पूरा चुंबकत्व एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो ये जो चट्टानें होती हैं या अवसादों के निर्माण होते हैं, या इसके अलावा ऐसे ही इन अवसादों के जो संरक्षित गुण होते हैं, इनके जो अध्ययन किया जाता है। एक जो चट्टानें होती हैं, और चट्टानों, आपको पता है चट्टानें भी अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है, आग्नेय प्रकार की चट्टानें, कांतिज प्रकार की चट्टानें, बहुत प्रकार की चट्टानें। तो अगर मैं इसी में डिस्कस करूं कि इनकी जो स्टडी होती है, ठीक है, मतलब जो हमारी भूवैज्ञानिक जो होते हैं ये रिसर्च करते हैं और उसी के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी, तो उसी के आधार पर डिवाइड होकर भारत के प्राकृतिक प्रदेश होगा, तो उसे कहते हैं पूरा चुंबकत्व। ठीक है, अब ये पूरा चुंबकत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो वर्णन किया गया था, एक व्यक्ति है, उसका नाम है क्या? अल्फ्रेड वेगनर। तो ये याद रखेंगे आप, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ही थ्योरी दी थी और उसने सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश की, डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारे पूरे के पूरे इस विश्व का प्राकृतिक विभाजन हुआ, या किस प्रकार से भारत का भी प्राकृतिक विभाजन उसने काफी हद तक समझाने की कोशिश की। तो अगर मैं उसमें चलूं तो सबसे पहले उसका एक सिद्धांत था, वो था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करें हम। अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो थोड़ा सा एक डायग्राम देखिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक पूरा का पूरा अर्थ जो था, पूरा का पूरा एक स्थल खंड, एक स्थल खंड है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक स्थल खंड है, इसके चारों तरफ सी, ऐसा कहा जाता है, कॉन्सेप्ट है, इसके चारों तरफ क्या था? सी था। अब क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, ये बाद में ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, क्लियर? तो एक हुआ गोंडवाना लैंड, एक हुआ अंगारा लैंड, और इसके बीच में एक सी आ गया, ये हो गया, ये क्लियर? थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस चीज समझा रहा हूं, इसे है एनसीईआरटी की बात है, लेकिन जानना आप लोगों को जरूरी है कि एक पूरा, ये पूरा का पूरा एक भाग है, पूरे पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में एक मैंने पार्ट बनाया, क्या था? ये स्थल खंड है पूरा, और चारों तरफ क्या है? समुद्र है। आगे चल करके ये जो स्थल खंड दो पार्ट में टूटता है, एक नॉर्थ साइड का, एक साउथ साइड का। तो जो उत्तर साइड का गया उसको अंगारा लैंड, और जो दक्षिण साइड गया उसको क्या कहते हैं? क्या? गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ अंगारा गोंडवाना में, आपको पता है कि इस पे, इसके बीच में ये जो सी बना, यहां भी एक पानी का एक स्रोत, एक पानी का पूरा एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी एंटर कर गई। तो इस पूरे के पूरे पानी का स्रोत का नाम हुआ टेथिस सागर। आपने सुना होगा इसके बारे में, इसको कहा गया टेथिस सागर। अभी जो टेथिस सागर था, इस पे बहुत सारी चीजें थी, जैसे आपको पता है कि जो आज का हमारा हिमालय है वो लगभग यहीं पर उत्पन्न हुआ। उसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लूं कि टेथिस सागर के नीचे
हमारा हो गया गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के ऊपर हो गया अंगार लैंड। अब चर्चा ही करते हैं कि आखिरकार इस गोंडवाना लैंड का कौन कौन से पार्ट थे, या इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो अगर इसकी चर्चा करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिली है वो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। अगर आप इसको पृथ्वी को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ करके देखें तो इसमें आपको मिले क्या, पूरा का पूरा इधर ये पार्ट, अगर मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूं ऐसे करके, तो यहाँ पर लगभग ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ये सारे पार्ट जो है ये किसके कहलाएंगे, गोंडवाना के। तो गोंडवाना लैंड मतलब इसका सिर्फ भारत ही पार्ट नहीं बल्कि और भी देश पार्ट हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सारे पार्ट हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे दक्षिण में एक बहुत बड़ा एक मतलब आइस से भरा हुआ एक महाद्वीप है जिसे हम कहते हैं क्या, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है। अब इसमें से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे के सारे प्रश्न आपसे क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से देश गोंडवाना लैंड के पार्ट है, कौन कौन से देश अंगार लैंड के पार्ट है, टेथिस सागर के दक्षिण में कौन से पार्ट है। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया था कि उसने भी, जो मैं आपको बताया था पूरा चुंबकत्व, तो उसने भी पूरा चुंबकत्व को ही आधार लिया था, उसी के आधार पर प्रमाणित किया था इन सब चीजों को। और वो सब चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक पृथ्वी है जैसे, तो पृथ्वी में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और एक चुंबकीय क्षेत्र किससे डिसाइड होता है, वही पूरा चुंबकत्व के माध्यम से। और पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही इसने, अल्फ्रेड वेगनर ने ये पूरे प्राकृतिक विभाजन करने की कोशिश की थी। उसने अपना महाद्वीपीय जो विभाजन सिद्धांत है उसको दिया था। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने किस सिद्धांत को जन्म दिया, तो है महाद्वीपीय विभाजन। महाद्वीपीय विभाजन का मतलब इसने यहीं से समझाना शुरू किया कि पूरे पूरे महाद्वीप पहले एक ही भाग के हिस्सा थे। ठीक है, जैसे एक पेड़ पांच पैंजिया, एक पैंथालासा, ठीक है, दो वाटर बॉडीज पैंथालासा और बीच में पैंजिया कर दिया गया था। उसको तोड़ करके बाद में ये दक्षिण साइड में गोंडवाना लैंड और उत्तर साइड में अंगार लैंड चला गया। बाद में और टूटने लगे, और टूटते टूटते क्या गए, छोटे छोटे या बड़े बड़े महाद्वीपों के बारे में बन गए। और जो छोटे छोटे और भी पार्ट्स आपको पाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो सारे पार्ट जो है बहुत सारे छोटे कंट्री हैं और बहुत सारे बड़े बड़े देश में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी मैंने उसको बारे में डिस्कस किया। अब आगे चीज डिस्कस करते हैं हम। अब क्या हुआ, जब ये अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड और इसके बीच में था टेथिस सागर। अब होगा ये, यहां भी कुछ नदियां होंगी, यहां भी कुछ नदियां होंगी। जब ये बहती हैं तो कहां जाती हैं, सागर की ओर। और वो धीरे धीरे ये जो टेथिस सागर में अवसादी चट्टान, मतलब अवसादी चट्टान, अवसाद क्या होते हैं, जब कोई नदी बह रही होती है, कोई तालाब में या कोई पानी बह रहा होता देखते हैं, तो पानी क्या होता है, अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ मिट्टी लेके चलता है, अवसाद लेके चलता है। और वो इकट्ठा करते गए कहां पर, टेथिस सागर के पास, टेथिस सागर में। और जब यहाँ इकट्ठा होते गए होते होते वहां पर क्या हुआ, एक बड़ा सा पर्वत खड़ा हो गया जिसका नाम है आज हिमालय। तो अर्थात जहां हिमालय है वहां बहुत सालों पहले तक क्या था, टेथिस सागर हुआ करता था। अब इसकी अगर मैं चर्चा और करूं तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये संवहनी जो धाराएं थी या संवहनी नदियां थी, इसकी घटना लगभग घटती आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व। अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता कितने वर्ष पूर्व ये घटना घटी, तो आपको पता होना चाहिए कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसी घटना हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ, हिमालय पर्वत उत्पन्न हुआ। इसके अलावा अगर और भी चीजों की अगर चर्चा करें आप, तो आप पाते हैं कि जैसे आप, एक और क्वेश्चन उठता है इसी में कि हिमालय जो क्षेत्र बना, इसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं। वलित पर्वत का मतलब क्या हुआ, जो वलय लेते हुए पैदा हुआ हो। वलय लेते हुए कैसे पैदा होगा, अब आपको पता है कि ये हमारा हुआ अंगार गोंडवाना लैंड और ऊपर का हुआ अंगार लैंड। दोनों एक दूसरे को, वहां साथ जमा हो ही रहे थे, दोनों एक दूसरे को क्या करें, मान लीजिए प्रेशर करें। इसको हम बाद में जब कई टुकड़े बटेंगे तो कई टुकड़ों को हम अलग अलग प्लेट्स नाम दे देंगे, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें। तो आपको पता, ऊपर की प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट है, पूरा पूरे यूरोप और मतलब रसिया वगैरह एशिया का पार्ट होती है यूरेशियन प्लेट, और नीचे इंडियन प्लेट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वगैरह सम्मिलित है। तो क्या होता है, कहा जा रहा है कि जो सिद्धांत में कि जो दक्षिण की जो प्लेट है, मतलब इंडियन प्लेट है, जो ऊपर की ओर जा रही है।
अब होगा ये, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की प्लेट हैं, एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पानी वाली प्लेट होती है या महासागरीय जो प्लेट होती है हमेशा भारी होती है, और जो स्थल खंड वाली प्लेट होती है हमेशा हल्की होती है। तो जब कभी भी भारी और हल्की प्लेट का एक साथ में क्या होगा, असेंबल करेंगे, उसको लगाने की कोशिश करेंगे, झटका लगाने की कोशिश करेंगे, तो होगा ये कि जो भारी प्लेट होती है नीचे धंसती है। समझिएगा, भारी प्लेट होगी नीचे धंसेगी, और जैसे ही नीचे धंसी तो यहां जाकर के बहुत गर्म है, लावा वगैरह बन जाएगा, और ये गर्म होकर के ये फिर यहाँ से फूटना शुरू करेगी, निकलना शुरू करेगी, और जहां भी ये कमजोर सतह पाएगी इसको फोड़ते हुए पूरा निकल जाएगी। तो जैसे ही निकलेगी तो यहाँ पर एक तो ज्वालामुखी परत बन सकते हैं या बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। और अगर मान लीजिए दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें हैवी प्लेट है, दोनों प्लेट भारी प्लेट है, तो जब ये दोनों प्लेट भारी प्लेट आपस में टकराएंगी तो ये सब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक। जब ऐसा बनेगा, ऐसा उठेगा, तो क्या होगा, एक वलित परत का निर्माण करेगा, वलय लेते हुए उत्पन्न होगा। तो यही एक घटना यहाँ पर हुई, इसलिए सब कहते हैं वलित पर्वत। हिमालय जो हमारा कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको क्लियर किया। इसके अलावा इसमें अवसादी चट्टान तो मैंने आपको बता दिया, पर्वतीय श्रृंखला भी पूरी की पूरी विकसित हो गई। थोड़ा सा इस डायग्राम को और अगर मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँ आपको, तो उसको भी समझने की कोशिश करें आप, कि अगर ये हमारे पास हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र कुछ इस टाइप से या वलय लेकर के बना है। यहां पर आप पाएंगे इसके दक्षिण साइड में आप देखिए, इसमें लिख लीजिए गोंडवाना लैंड, और उत्तर साइड में अंगारा लैंड। क्लियर हुआ यहां तक? एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर क्लियर नहीं होती तो आप जरूर डिस्कस करें, जरूर पूछें। मेरी कोशिश ये है कि आपको हर एक चीज क्लियर हो। अब ये हुआ ये कि जब यहां पर हुआ तो हिमालय आया, ठीक है, और हिमालय आया, और हिमालय के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी पर्वतीय श्रृंखला विकसित हो गई। अब पूरी की पूरी श्रृंखला अभी भी ये विकसित हो रही है। कैसे? अभी एक एग्जांपल आपको होता है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी वो थी 8000, ठीक है, 848 मीटर, अब हो गई, कहा जाता है कि 8850 मीटर, मतलब 2 मीटर बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर इसकी हाइट बढ़ रही है। इसका मतलब ये युवा श्रृंखला है या युवा पर्वत श्रेणी है, और अभी भी इसके अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट या इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। उसकी वजह यही है कि अभी भी जैसे जैसे धक्का लग रहा है हमारी इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट में, और दोनों का दबाव होता है जैसे ही, तो लगभग थोड़ा थोड़ा क्या धीरे करके क्या रही है, उठ रही है। अच्छा, ये घटनाएं बहुत साल बाद दिखाई देती हैं, कई मतलब 100 साल, 200 साल, 400 साल लग जाते, तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब वहां पर एक बृहद स्तर पर देखा जाएगा तो वहां के लिए 1 सेंटीमीटर बढ़ना एक बहुत बड़ी बात कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ रही? तो इसके अलावा ये हो गया हमारा ऊंचे शिखर हो गए। आज इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर देखिए, अगर ये पर्वत है, पहाड़ है, चोटियां हैं, तो ये भी आएंगी, बनेगी। तो यहाँ पर आप पाते हैं उत्तर भारत में या जाते हिमालय क्षेत्र में, तो यहाँ पाते हैं बहुत बड़ी घाटियां। घाटियां मतलब बहुत, मतलब जैसे दो पर्वत हैं, जैसे दो पर्वत चोटी हैं ऐसे, तो आप ये जो पार्ट कहलाएगा ये गहरी घाटियां कहलाती है। ये बहुत सुंदर सुंदर घाटियों का भी निर्माण आप जाकर जब जाते हैं आप उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर से लेकर के आप उत्तरांचल पूरे ऐसे इस एरिया में आप जब घूमते हैं यहाँ नेपाल के आसपास, तो देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर घाटियां भी हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। और उसकी वजह यही है कि वलय लेकर के पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है इसमें। और इसके अलावा इसमें है टेथिस सागर के ऊपर जो प्रादीपी पठार था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो एक घटना घटी जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी जानना, ताकि आपको एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि घाटी कैसे बनती है, द्रोणी कैसे बनती है, पठार कैसे बने, यहाँ पर पर्वत कैसे बने, यहाँ पर ये सारी की सारी चर्चा मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आप इसको देखें अच्छे से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम द्रोणी का, कि द्रोणी है क्या। आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लीजिए। द्रोणी क्या है? जैसे टेथिस सागर आपको पता होना चाहिए, टेथिस सागर कि टेथिस सागर था, ठीक है, और हिमालय के ऊपर जैसे टेथिस सागर जो हिमालय के ऊपर था, और वहीं पर क्या था, प्रादीपी पठार। बात समझ रहे हैं? तो हाँ,
ये मतलब द्रोणी करवा रहे हैं, पहले द्रोणी समझ लीजिए, पहले द्रोणी का कंप्लीट हो जाता है। तो द्रोणी क्या है, द्रोणी बनी कैसे, द्रोणी होती क्या चीज है वो समझ लें। कि जैसे द्रोणी को हम इंग्लिश कहते हैं बेसिन, जैसे गंगा बेसिन। क्या है गंगा बेसिन? तो एक टीथिस सागर था, और टीथिस सागर के आप इधर देखेंगे पूरी तरह से इधर ऐसे करके कि टेथिस सागर है, और टेथिस सागर जब वहां पर हिमालय उठ गया और वहां पर प्रादीपी पठार है, ठीक है, प्रादीपी पठार। तो जब टेथिस सागर और प्रादीपी पठार कि जब उत्तरी किनारे, जब प्रादीपी पठार जब उत्तरी किनारे धंसे, ठीक है, तो जब धंसेंगे तो क्या होगा, वहां पर एक मैदान सा बनेगा थोड़ा सा, या थोड़ा सा ऐसे मैदान बनेगा कि जो हल्का नीचे की ओर या अपने दक्षिण की ओर क्या ले रखा हो, ढलान सा ले रखा हो पूरा। तो वो एक पूरा का जो डेवलपमेंट होगा एक लगातार लंबा, वो कहलाएगा बेसिन कहलाता है, उसे कहते हैं द्रोणी कहते हैं। क्लियर हो गया बात को? तो इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी बेसिन है, और समय के साथ साथ यही जो बेसिन है, ठीक है, और उत्तर के पर्वत जो भी पहाड़ जो भी पठार थे, प्रादीपी पठार या नदियां, ये सब चीजें इसी में क्या होने लगी, बहने लगी। और धीरे धीरे आकर के जब ये पूरी द्रोणी बनेगी और उस द्रोणी पर नदियां बहेंगी, नदियां निकल निकल के चलेंगी, तो अपने साथ क्या लेके चलेंगी, अवसाद लेके चलेंगी। अवसाद लेके चलेंगी तो क्या होगा, वहां पर मिट्टी का जमा भी अवसादी तरीके से होगा, जलोढ़ मिट्टी का पूरा एक पूरा बन जाएगा, क्या एक सिस्टम बन जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट शुरू वहीं से होता है, और उसी डेवलपमेंट के कारण, उसी निर्माण के कारण आगे की जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। आगे की चीजें बढ़ने का मतलब मेरे यही था कि जैसे द्रोणी बन रही है, द्रोणी के अलावा आपने बता दी घाटी क्या है। जैसे आप देखते हैं कि जब दो क्षेत्र, मतलब जैसे दो बड़े बड़े पर्वत है, शिखर है, ठीक है, तो उसके जो बीच में जो एक, जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट शुरू होगा, ठीक है, तो ये जो बनेंगे ये पार्ट कहलाएंगे, ये सारे पार्ट क्या कहलाते हैं, घाटियां कहलाते हैं, ठीक है। पठार क्या है, थोड़ा सा लेवल होंगे, मैदानी रूप होंगे, लेकिन वो मैदानों से के अपेक्षा कर थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित होते हैं, उसे कहते हैं पठार। कुछ एक डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं सारी चीजों को। देखिए जैसे ये हमारा हो गया हिमालय, ठीक है, अगर हिमालय हो गया तो ये हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये हो गई इसकी क्या, घाटियां। अगर इसको लिया जाए, ठीक है, ये पूरा ये कहला जाएगा हमारा क्या, द्रोणीय। और इसके पहले थोड़ा और नीचे आकर के एक जो एक थोड़ा सा ऊंचाई में स्थित जो क्षेत्र है, ये कहलाएगा आपका पूरा पठार, और उसके नीचे एक सिंपल एक प्लेन आ जाएगा, इसे कहलाएगा मैदान। तो कहने का मतलब अगर इसकी ऊंचाई के आधार पर ही इनकी अवस्थिति और के कारण ही इनका नामकरण किया गया है। इनका नामकरण का मुख्य उद्देश्य ये था कि ताकि हम इनकी श्रृंखलाओं को, इनकी संरचनाओं को आसानी से समझ सके, और कुछ भी नहीं है। और ना ही इसके कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा है, जैसे आप देखते हैं इसमें दून भी होते हैं, जैसे देहरादून है, ये बहुत सारे से दून बने होते हैं। तो ये है क्या, एक छोटे ऊंचाई पर जब जाते हैं तो वहां पर एक थोड़ा सा मैदानी इलाका होता है, वहां पर एक शहर सिटीज बसे होते हैं। जैसे देहरादून आप जाएंगे, कभी गए हैं तो वो भी एक प्रकार से प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति है, जिसको हम दून कहते हैं। अब इसी टाइप के जितने भी ये हिमालय में चेंजेस हैं, उसी के आधार पर इनकी वनस्पतियां, और उसी के आधार पर यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन, और उसी के आधार पर यहाँ रहने वाले पशु या फ्लोरा फ्यूना जिसे कहते हैं, उनकी स्थिति डिपेंड करती है, या इसके आधार पर ही डिसाइड होती है। और इसमें कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर उत्तरी मैदान है, और उत्तरी मैदान में क्या होगा, उत्तरी मैदान में ही जलोढ़ का निक्षेप होगा। जलोढ़ मतलब मिट्टी का निक्षेप होगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि जब मैदानी क्षेत्र है और जब वहां से नदी बहेगी, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए कि जब नदी बहेगी तो अपने साथ क्या लेके चलेगी, छोटे छोटे महीन पार्ट लेके चलेगी, कंकड़ के, पत्थर या मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्ट्स, और उससे मिला करके जो आगे चलती जाएगी तो क्या करती है, बिछाती जाएगी उसको, जहां जहां जाती जाएगी तो वो एक मिट्टी का निर्माण होगा, जिसे क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेपों का निर्माण होगा। क्लियर हो गया बात को? और समतुल जो पूरा मैदान बनेगा, और इसी से उत्तर भारत के मैदान का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया तक? तो यही था हमारे कि प्रादीपी जो पठार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं हम उत्तर भारत के अलावा प्रादीपी पठार को, प्रादीपी पठार या आपको पता होना चाहिए कि दक्कन का पठार, तो ये भी क्या है, उसके बारे में चर्चा इसके ही साथ साथ जुड़ी है, इसलिए मैं अभी कर दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या घटना घटी हमारे पास, हमने एक बात की, आपके समझ में आगे क्लियर हो गई चीजों को, कि अगर मैं बात करूं टेथिस सागर की, टेथिस सागर हो गया, प्रादीपी पठार का पूरा चीज डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपका। साथ ही साथ में रहता है अवसादी निक्षेपों को जो जलोढ़ निक्षेप जो हुए उससे उत्तर भारत का मैदान बना। आपके समझ में आगे क्लियर हो गया कि जब उत्तर भारत का मैदान एक पूरी तरह से डेवलप हो गया तो पूरी की पूरी वहां की जो खेती होगी, वहां पे जो कृषि होगी, उसी के आधार पर डिपेंडेंट होगी। अब बात करते हैं हम दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में आपके समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता है। दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो पठार है वह प्रादीपी पठार। तो प्रादीपी पठार है क्या, ये भी पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। तो क्वेश्चन फिर से यहाँ पर बन जाता है कि सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है। तो पृथ्वी से सबसे प्राचीनतम भाग जो हमारा एक प्लान रहता है प्रादीपी पठार, ठीक है। ये भाग में जो मतलब कहने का मतलब भाग, क्योंकि भारतीय अगर देखा जाए तो प्रादीपी पठार काफी स्थिर भाग है और यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पर आप देखेंगे भूकंप वगैरह बहुत कम आते हैं, ज्वालामुखी वगैरह भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये काफी एरोड होने के बाद काफी मतलब एक डेवलपमेंट को बहुत सॉलिड पार्ट बन चुका है। तो इसलिए प्रादीपी पठार में आग्नेय और रुमांतिक चट्टानें मिलेंगी, और उत्तरी जो भारत की बात करेंगे हिमालय, वहां पर कौन सी चट्टानें मिलेंगी, आपको पता अवसादी चट्टानें मिलेगी। तो फिर से एक क्वेश्चन उठ जाता है कि प्रादीपी पठार में चट्टानों कौन सी अधिकता पाई जाएगी, आग्नेय और रूपांतरित की, और जो उत्तर भारत में पाई जाएगी अवसादी चट्टानों की पाई गई। क्लियर है तक, आपको कोई दिक्कत, ठीक है। अब प्रादीपी पठार की बात कर दी है मैंने, मेघालय पठार चले जाए। तो मेघालय, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अचानक मैं क्लियर, अचानक मेरे दिमाग में आ गया इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर वैसे तो देखा जाए तो ये हमारा इंडिया है और यहाँ से पूरा का पूरा ये हिमालय का क्षेत्र चला जाता है और आगे तक जाता है, ठीक। मेघालय यहाँ पर समथिंग आता है। तो ये मेघालय को कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि ये हिमालय का पार्ट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये हिमालय, मेघालय जो है वो पार्ट है किसका, प्रादीपी भारत का। तो ये याद रखेंगे प्रादीपी भारत का, क्योंकि प्रादीपी भारत का इसलिए पार्ट बता दिया आपको मैं क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसके कुछ क्वेश्चन पूछने की वजह थी क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग था। और कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हम उससे ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, उसको ज्यादा हम उससे रूबरू नहीं होते, जिसकी वजह से वहां से क्वेश्चन पूछना उसको बनता है। और प्रादीपी भारत में और एक अपनी बात बता दूं आपको, मेघालय का पठार जो है ये प्रादीपी का एक, इसको हम हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द है, उसको लिख लीजिए, लिख सकते हैं तो बहिर्साई या आउटलीनियर, ठीक है, ये शब्द कहलाता है समतल भूमि। अब क्या होता है जब समतल भूमि में किसी भी प्रकार के जब कोई भ्रंशन नहीं पड़ेगा या भ्रंशन होगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें गैप बनने शुरू हो जाती है। अगर आप देखेंगे अच्छे से पाते हैं कि जैसे कोई समतल भूमि है, वहां पर अचानक भ्रंश पड़ जाए, भ्रंश का मतलब होता है कि कोई फॉल्ट हो जाना, या कोई दो जैसे समतल की भूमि है उससे थोड़ा सा कोई फॉल्ट, बीच में कोई क्या हो जाना, टूट जाना, या कोई खाई सी बन जाना, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। अगर ऐसी चीज आती है, ऐसी स्थिति में आता है तो उसको क्या कहलाता है हमारे लिए, आपने सुना होगा एक शब्द आता है मालदा गैप, ठीक है। तो मालदा गैप ये भी एक प्रकार का भ्रंश ही होता है, इसको कुछ ज्यादा दिमाग में लेने की कोशिश ना करें कि कुछ क्या है ये मालदा गैप। तो मालदा गैप का मतलब यही होता है कि मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है प्रादीपी भारत से। इसको देखें थोड़ा सा, इसको एक बार मैं डायग्राम बना करके समझा देता हूं तो आपके ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे समझने की कोशिश करें आप। इस पे अगर थोड़ा सा नजर डालें आप, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा प्रादीपी पठार कहलाता है, ठीक। इस प्रादीपी पठार के मैं इधर की बात कर रहा हूं जो बहिर्सियाई पार्ट कहलाता है, जो मेघालय का पार्ट कहलाता है, वो एक भ्रंश के कारण अलग हुआ है। इसी भ्रंश को मालदा गैप कहते हैं। जब किसी भी एक मैदान में या मैदान से एक दूसरे मैदान के कट होता है तो वहां पर एक जो भ्रंश पड़ता है दैट इज कॉल्ड मालदा गैप। और इसी मालदा गैप से एक मेघालय का जो पठार जो कि पठार एक्चुअली किसका पार्ट है, वो प्रादीपी भारत का पठार है। प्रादीपी ये जो पार्ट मैंने बताया इसी का पठार है, वहां पर एक मालदा गैप की बात की, ताकि ये क्वेश्चन यहाँ पर अगर आता है तो आपसे क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां पर है। साथ ही साथ आपको पता है कि भारत के पश्चिमी तट, ये देखिए पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तटों की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भूमि का उत्थान होता है, भूमि का उत्थान का मतलब जैसे भूमि ऊपर उठना, ठीक है, या भूमि का निर्गमन, निर्गमन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज है, जैसे आप देखते हैं कि जो पूरे के पूरे तट है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि इस पार्ट से मतलब मैं इस मैदानी पार्ट से थोड़ा उठे हुए हैं, इधर समुद्री पार्ट से थोड़ा उठे हुए हैं, हल्के चीज।
हाँ, पूरे के पूरे अगर आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यहाँ जो चोटियां हैं या जो हाइट है लगभग कम है। मतलब उत्तर भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऊंची ऊंची घाटियां हैं। दक्षिण भारत में चूंकि पृथ्वी का सबसे पुराना स्थल है, तो जो पुराना स्थल होता है वो क्या हो जाता है, हवा के द्वारा या किसी भी चीजों के द्वारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो कटता रहता है, कटता रहता है, कटता है। तो कटने के बाद धीरे धीरे क्या बचता है, उसका एकदम सॉलिड पार्ट बचता है। तो प्रायद्वीपीय पठार एकदम सॉलिड पार्ट है। लेकिन जो उत्तर भारत है अभी सॉलिड नहीं है, क्योंकि वो अभी युवा अवस्था में गिना जाता है। कहा जाता है कि वो अभी और आगे चलेगा और आगे उसमें डेवलपमेंट चलता रहेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये दोनों में खास डिफरेंस ये था। मतलब इसको मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको एकदम शॉर्ट में पूरी जानकारी दे सकूं, और शॉर्ट में कराने की सबसे बड़ी वजह थी कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश और भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में मैंने जो चर्चा की है आपकी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रखा हूं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। इसको आगे बढ़ाने में क्या मिलेगा मुझे कि भारत की अगर भूमि के बारे में बात की जाए तो इसको 4 प्राकृतिक प्रदेशों में आप बांटते हैं। अभी तक तो एक इंट्रोडक्शन टाइप से था, अब इसकी सुनिए कि इसके प्रमुख कौन कौन से पार्ट हैं जिनको हम बांट सके पढ़ सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम की ओर देखिए। मैं आपके इसको लिए डायग्राम एक बना लेता हूँ, डायग्राम तैयार कर लेता हूँ। उस डायग्राम को तैयार कर लूंगा तब आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। ठीक है, अगर इसको ढंग से देखें तो सबसे पहला है बेसिक तौर पर हम बड़े अगर हिस्सों में देखते हैं, कई जगहों पर 6 या 7 या 5 करके, मैं इसको एक स्ट्रेटजी और प्रूफ के साथ बताता हूं कि पहले जो बड़े स्तर पर देखते हैं तो इसको हम 4 पार्ट में प्रमुख तौर से बांटते हैं। पहला उत्तर पर्वत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र इधर पूरा का पूरा आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा का पूरा लगा हुआ जाकर के पूर्व तक जाएगा, जिसमें हम पूरे के पूरे हिमालय की संरचना, हिमालय की संरचना में 3 प्रकार के हिमालय की बात की जाती है। एक हिमालय सबसे ऊपर का हिमालय जिसे कहते हैं बृहद हिमालय या दीर्घ हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके ऊपर का उसके और ऊपर चले तो ट्रांस हिमालय आ जाता है। उसके बाद नीचे आता है मध्य हिमालय, और उसके सबसे नीचे आ जाते हैं जैसे जम्मू कश्मीर से और नीचे आते हैं तो शिवालिक कहलाते हैं। 3 प्रकार की श्रेणियां जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे पहले है बृहद हिमालय, फिर उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है शिवालिक वगैरह, और उसके ऊपर जो चीजें हैं कहलाती है ट्रांस हिमालय। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको, कोई दिक्कत? तो ये एक हिमालय की संरचना और हिमालय के आसपास के क्षेत्र। अब यहां से निकलने वाली नदियां सदा नीरा नदियां कहलाती है, क्योंकि इनमें हमेशा पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है। जैसे बरसात में तो मान लीजिए पानी इनको थोड़ा बहुत मिल ही गया, लेकिन गर्मियों के समय भी इनको पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर को पिघलने से, ग्लेशियर मतलब बर्फ के जो बड़े बड़े खड्ड हैं, बर्फ पे बड़े बड़े गोले हैं या बर्फ के बड़े बड़े चट्टाने हैं, जब वो पिघलती हैं उनके पिघलने से लगातार पानी के इसमें स्रोत इनको बना रहता है। अब ये नदियां बहेंगी, जब ये नदियां बहेंगी तो क्या होगा, ये जाकर के बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये जब अपने साथ बहुत सारे जलोढ़, फिर से बता दिया आपको। देखो एक चीज जो है दूसरे चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे दूसरी मैं बता रहा हूं मैदान, ये पहले से निकल रहा है, किसमें से, पर्वतों से, मतलब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब जब नदियां बहेंगी तो नदियां अपने साथ क्या लेके जाएंगी, जलोढ़ मृदा या मिट्टी का कटाव या मिट्टी काटती जाएंगी। जब मिट्टी कटाव करके मिट्टी काटती जाएंगी तो ये पूरे के पूरे इस एरिया में क्या बिछा देंगी, एक जलोढ़ मृदा या मिट्टी का पूरा जाल लगा देंगी, और वही कहलाएगा हमारा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है कि ये कहलाएगा पूरा मैदान। अब मैदान में अगर बात करूं तो इसी पे विशाल मैदान आ जाएंगे, और विशाल मैदान को 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक तो आपका सिंधु घाटी का मैदान पूरे इधर आ जाएगा, एक गंगा घाटी का मैदान पूरा आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो नदियां हैं, नदियों ने क्या किया, पूरे के पूरे जगह को, पूरे के पूरे एरिया को क्या कर दिया, पूरे पूरे मैदान बना दिया है, या मैदान बन चुका है, तो वहां पर पूरी जाके मिट्टियां बिछा दी है। तो उसी प्रकार की सिस्टम, उसी प्रकार की खेती या उसी प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करना शुरू कर देंगे। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, मतलब सिंधु घाटी या सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान, ये हमारे क्लियर हो गए। तीसरा पार्ट हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जो मैंने अभी डिस्कशन इसलिए करेगा था। अब प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी खासियत देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में ये एक स्थित भाग है, मतलब फिक्स है ये, मतलब इस पे ज्यादा उथल पटक नहीं होती है। और तो यहाँ पर जो बहने वाली नदियां क्या है, ये पूरी की पूरी नदियों में हमेशा सदा नीरा नहीं रहेंगी। मतलब अगर गर्मी के समय तक आते जाते बहुत सारी यहाँ की नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती हैं, और जब बरसात आती है फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए परमानेंट कोई पानी का स्रोत है नहीं।
ना तो कोई यहाँ पर कोई ऐसा हिमनद है, ना कोई ऐसा ग्लेशियर है। तो ये भी एक चीज है का। और भी चीज, दूसरी चीज, यहाँ पर बड़े बड़े आपको क्या पाए जाएंगे, भ्रंश पाए जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े जो घाटियां पाई जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा एक नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भ्रंश घाटी पे बहती जाती है। भ्रंश घाटी का मतलब ये है कि सबसे पहले नदियां बनी, नदियां चल रही थी चलते चलते, अब वहां पर उन्होंने एक अपना रास्ता ऑलरेडी बना रखा है, क्लियर है। तो पहले क्या हो गया, जो वो रास्ता बना रखा है वहां पर, तो वो नदियां उसी रास्ते पर बहेंगी, उनके पास और दूसरे ऑप्शन नहीं है। तो आप देखेंगे ज्यादातर बाढ़ वगैरह दक्षिण भारत में नहीं बल्कि कहां थी, उत्तर भारत में। नदियों का बाढ़ की बात कर रहा हूं। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो दक्षिण भारत की नदियां, जो प्रादीपी पठार की नदियां हैं, उनका एक फिक्स रास्ता है, उसी रास्ते से वो बहती हुई जाती है। लेकिन उत्तर भारत की नदियां ये क्या किए हैं, ये काटती जाती है किसको, हिमालय को। तो अगर ये हिमालय को काटेंगी तो उसको और ज्यादा बड़े बड़े गॉर्जेस बनेंगे, वी आकार की घाटियां बनेंगी और वो बड़े बड़े खड्ड बनाती हुए आगे चलेंगी। लेकिन ये दक्षिण भारत की नदियों में ऐसा नहीं होगा। तो यहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि क्यों दक्षिण भारत की नदियां खड्ड नहीं बनाती, गॉर्जेस नहीं बनाती हैं। क्लियर हो यहाँ तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा बात करते हैं हम तट एवं द्वीप की। तट एवं द्वीप की बात करते हैं, देखिए ये हमारे तट है, क्लियर, ये हमारा हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया हमारा पूर्वी तट। और ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, पूर्व जो तट होते हैं, हाँ मैदान से थोड़ा सा ऊंचे होते हैं, लेकिन इतने भी ऊंचे नहीं होते कि इनकी हाइट जो है 2000-3000 मीटर चली जाए, लगभग 900 से 1500 मीटर। और कुछ अगर जाते हैं दर्दा बेटा है या ऐसे यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कुछ, जैसे आप नीलगिरी की पहाड़ियों में जाएंगे तो कुछ एक आध दो चोटी है जो थोड़ा सा ऊंची है, अदरवाइज सभी की जो है एवरेज लगभग है 900 से 1500 मीटर ऊंची है। अब इसके अलावा अगर मैं भारत को और भी छोटे छोटे टुकड़े बांटना चाहूं तो इसके उच्चावच या शैल क्रम के आधार पर 3 और उप प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जैसे अब तटीय सागर मान लीजिए लगा दीजिए, या तटीय मैदान तो हमने कर ही दिया। एक यहां पर इसको एक पार्ट दीजिए मध्य उच्च भूमि, और दूसरा एक में लगा सकते हैं कि ये जो मध्य उच्च भूमि का मतलब क्या है, भारत के बिल्कुल पार्ट में जहां पर ये विंध्याचल या विंध्याचल पर्वत या कैमूर पर्वत श्रेणी है, तो यहां पर देखते हैं कि कुछ अलग प्रकार की हमें संरचना नजर आती है, जिसे हम कह देते हैं मध्य उच्च पठार या मध्य उच्च पर्वत भूमि। इसका मतलब यह है कि ये एक अलग प्रकार से संरचना है जो कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदान को लगभग अलग करती है। इसलिए मैं जानबूझ के इसको लिया, मैं इसको जो बांटने का मेरा रीजन यही था कि इसको मैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि ये क्या है। इसकी अगर देखेंगे जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार है, ये उत्तर भारत मैदान। तो यहाँ पर कुछ चीजें से पाते हैं आप, जैसे आप जाएंगे तो वहां पाते हैं सतपुड़ा का मतलब पूरा पर्वत पाते हैं, वहां पर धूपगढ़ वगैरह है। अब जब इधर आते हैं मध्य प्रदेश के आसपास, फिर थोड़ा और आप आते आते बिहार साइड जैसे जैसे पहुंचते जाते तो कैमूर की पूरी पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी चली जाती हैं। तो ये है कहलाती है पूरी की मध्य उच्च भूमि में आ जाती है, इनका हम संरचना यहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इतना भी प्रयास था ये हमने किया। इसके अलावा अपतटीय सागर, अपतटीय सागर का मतलब जो छठा बिंदु हम देखते हैं तो अपतटीय सागर, ये जितने भी ये अपतटीय सागर लगे हुए यहाँ से लगे हुए आसपास के हैं, ये सारे के सारे इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास भारत के कब्जे में 20 माइल तक, मतलब यहां से लेकर के इस स्थल खंड से लेकर समुद्र के अंदर 20 माइल तक हमारे अंडर में है। 20 माइल तक हमारा वो क्षेत्र कहलाता है, समुद्र क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अलावा भी जानते हैं कि हमारे देश में क्या है अवेलेबल है, द्वीप है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप है। ये मतलब हजारों की संख्या में अवेलेबल है। अगर आप जाते हैं लक्षद्वीप वगैरह में, छोटे छोटे आइलैंड है उसमें से कुछ खास है जहां पर थोड़ी बहुत आबादी बसी हुई है और वहां पर जो है प्रशासन चलता है। तो वो भी हमारे लिए हमारे पार्ट कहलाते हैं, किसके, हमारे भारत के पार्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी इसके रिलेटेड टॉपिक थे मैंने पूरा का पूरा कवर किया भारत के प्राकृतिक प्रदेश का। मैं जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन सब चीजों को, पहलियों को छुआ है मैंने। उसकी वजह यह है कि आपके एग्जाम के लिए जो आवश्यक है वो मैं वही चीज देख रहा हूँ और उन्हीं चीजों पर टच कर रहा हूँ, ताकि आपसे वहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन छूट गया तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि टाइम जो है वो कम होता है और कम टाइम में हम बहुत बड़ी चीजों के, सबसे ज्यादा चीजों को अगर कवर कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है।
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर देता हूं। जैसे आप कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछता है भारत से जो है उपवन पूरा चुंबकीय परिणाम जो है के संकेत मिलते हैं, तो मतलब किधर से मिलते हैं, मतलब मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, किधर सरका है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं पढ़ाता तो बहुत दिक्कत होती कि किधर सरका है। इसमें ऑप्शन देने का उत्तर को, पूर्व को, दक्षिण को, पश्चिम को। तो इस पे अगर देखा जाए तो ढंग का इसका आंसर क्या हो सकता है कि मैंने आपको अभी समझाया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब हुआ, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो स्थल खंड है गोंडवाना लैंड का भाग है भारत, अजब तो इसमें दक्षिण अमेरिका है, इसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया सब है। और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर गोंडवाना लैंड का जो विशाल भूखंड था विखंडन हुआ, और ये जो भारतीय स्थल खंड है किधर पर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन के पूछने की वजह भी थी और आगे भी पूछेगा। अभी आपको पता है कि एक त्रासदी हुई थी जब उत्तराखंड में, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही थी कि इस जो इंडियन प्लेट का सरकना, इंडियन प्लेट का खिसकना भी एक इंपॉर्टेंट वजह थी। ये भी क्वेश्चन इसलिए इसने जानबूझ करके डाला, आगे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन बात करते तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है, किसका भाग है बताइए, वो किसका भाग है, उस भाग है किसका हमारा। देखिए अगर आप अच्छे से, गोंडवाना लैंड का है। अब ये क्वेश्चन जो है आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस पीटी का क्वेश्चन था ये कि जो प्रादीपी जो है भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका भाग है, मूलतः किसका भाग है। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग, गोंडवाना लैंड का भाग है ना। मैंने जो भी आपको डिस्कस किया। कुछ और क्वेश्चन बात करता हूँ, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो अगर देखा जाए तो भारत को अगर बांटा गया है तो 4 प्रमुख प्रदेश है और उसके अलावा 6 मतलब 2 और मैंने बांट दिए, एक मध्य उच्च भूमि और एक जो है अपतटी। तो अगर वहां पर 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, तब आपको 6 ऑप्शन लगाना है। अगर 6 ऑप्शन नहीं है तो 4 ऑप्शन है। मैंने से दोनों चीज आपको मैंने बता दी है कि 4 अगर सिर्फ है तो ये मत समझना कि नोटा नहीं, अगर 4 आता है तो 4 भी है, अगर 4, 5, 6, 7 मतलब 6 भी अगर अवेलेबल है तो आपको 6 लगाना उसमें। यहां तक क्लियर हुई बात आपको, क्योंकि प्रमुख है 4, 2 मैंने और एक्स्ट्रा मैंने आपको डिस्टर्ब किए। इसके अलावा इसमें अगर क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पाताल तोड़ कुएं क्या है। आपको जो मैं डिस्कशन कर रहा था तो वहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि पाताल तोड़ कुएं कुछ प्राकृतिक स्रोत है। किस चीज के स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है कि जिसमें धरातल से अपने आप, मतलब आप देखते हैं कि जब वहाँ खासकर पाए जाते हैं उत्तराखंड वगैरह में जब जाएंगे तो वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर गीजर वगैरह होते हैं। गीजर का मतलब होता है गर्म पानी का फुब्बारा निकल रहा होता है, तो लोग बहुत सरप्राइज लगता है कि बताओ मतलब यहाँ इतने ठंडे प्रदेशों में गर्म पानी निकल रहा है ना, और स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होते क्या है कि धरातल से अपने आप निकल आते हैं, ठीक है। तो ये जो पाताल तोड़ जो दिक्कत है इनमें थोड़ा सा समझना ही चाहिए हमारे लिए कि जो जल स्वतः ऊपर आ जाता है, ठीक है, पाताल तोड़ जो कि होते हैं वो होते हैं, और मनुष्य को धराती स्तर पर खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ पाताल तोड़ के भारत के कई तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे तराई क्षेत्रों में बताया उत्तराखंड वगैरह आप चले जाएंगे तो आपको बहुत वहां पर पाताल तोड़ कुएं मिलेंगे जो कि अपने आप प्रकृति के द्वारा क्या है वहां से पानी के स्रोत निकल रहे होते हैं। तो ये पाताल तोड़ कुएं होंगे। अच्छा, तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो बताइए क्या भाग पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भावर में, तराई में, शिवालिक में या किस में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तराई में, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि तराई जो पार्ट होता है, तराई का मतलब जहां पर जो पूरा का पूरा जो एक पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, जहां उसको नीचे आ रहे होते हैं, तो जो ढलान होता है, ढलान वाले पोर्शन को ही हम वहां पर क्या कहते हैं, तराई पार्ट कहलाते हैं। क्योंकि फिर आगे जाकर के बाबर खाना जो बनता है, और उसी तराई के क्षेत्र में ही क्या होता है, ये पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। होता ये है इसमें कि तराई के क्षेत्र से नदियां वगैरह जाती हैं तो वहां पर खो जाती है, गुम सी जाती हैं, क्योंकि वहाँ कंकड़ मिट्टी होती है तो अंदर चली धस जाती है। और जब अंदर चल पानी अंदर अंदर हो रहा होता है लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देता ज्यादातर, तो वहीं पर छोटे छोटे जगहों पर क्या होता है, पाताल तोड़। अब पाताल तोड़ कुएं के मेरी वजह ये है गर्म पानी निकलने की। देखिए अगर पानी नीचे है, पानी नीचे धसा, तो आपको पता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो उसकी गर्माहट क्या होती है, बस बढ़ती जाती है। तो जब पृथ्वी की गर्माहट बढ़ेगी तो वो पानी भी क्या होगा, गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा, उसी गर्म पानी जब बाहर निकलेगा किसी जगह पर, जब पाताल, जब तराई के क्षेत्र पे जब पानी निकलेगा, जब तराई के क्षेत्र में जैसे पानी निकलेगा तो क्या कहलाएगा, गर्म निकलेगा। तो जो गर्म निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे कि हाँ ये क्या है, पाताल तोड़ कुआं या कि गीजर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कर सकते हैं आप। मैं तो एक एग्जाम्पल बता दिया हूं कि कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से पार्ट नहीं है।
अब इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को करिए, अगर कोई दिक्कत आती है जरूर बताइए। इस टॉपिक को मैंने पूरा कवर किया है। अभी भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश जो था, इसको मैं बाद में करूंगा, डेवलप कर डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है केरल का, एक है कुड्डानाड, प्रसिद्ध है किसके लिए? तो केरल कुड्डानाड आपको पता है कि न्यूनतम ऊंचाई का है। न्यूनतम ऊंचाई मतलब छोटा सा ऊंचाई के पार्ट बना हुआ है केरल में, और समुद्र तल से नीचे अपने खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जो खेती होती है, धान की कटोरा भी कहा जाता है इसको, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुड्डानाड जो खेती है। तो मीठे पानी की झील के लिए फेमस है एक, या दूसरा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र या प्रालद्वीप की क्षेत्र है, ये भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु, तो ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन बार पूछा था केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक निचला क्षेत्र है, निचला स्तर है। वहां पर अगर आप जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत में आप पाते हैं कि ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन से याद रखें? कुट्टानाड रखें, जो कहाँ पर है? केरल में। तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये दी गई पूरी जानकारी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आती समझ में, कोई दिक्कत होती है तो जरूर मुझे बताएं, सपोर्ट को बताएं, टीम को बताएं, तो और भी क्या अच्छा किया जा सकता है बिल्कुल आप बता सकते हैं। और आप मेरी क्लास के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊं या जो भी मैं दूं वो फोर्सली आप उसको एक्सेप्ट करें। आपके सुझाव हमेशा मोस्ट वेलकम है आपके लिए, मैं हमारे लिए, क्योंकि आखिरकार जो भी हम चीजें कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलविदा देता हूं दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, जय हिंद।